रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये वही वाला टॉपिक है जो हम पिछले 3 दिन से हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स। और आज हम इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, आज रिवीजन डे है और आपको आज इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट जो आपका वर्क है वो भी आपको बताऊँगा कल आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने पेज नंबर 33, जो आप लोग, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लिया होगा। पेज नंबर 33 पे देखें कि आपको बताया गया कंट्रीज वेल्थ, और एक कंट्री का की जो वेल्थ है वो बिल्कुल उसी तरह से ही होती है जिस तरह से एक आम फैमिली की है। और हम वेजेस क्यों अर्न करते हैं? हम इसलिए वेजेस अर्न करते हैं कि हमें उन पैसों को स्पेंड करना होता है अपने हाउसेस में, फर्नीचर पे, फूड पे, क्लोथिंग पे, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। और फिर अगर जो हम अर्न कम करते हैं तो स्पेंड हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर हमें बोरो करना पड़ता है। ठीक है, और वो जो बोरो हम करते हैं किसी से, जो हम लैंड लेते हैं, उधार लेते हैं, एक तो हमें वो पैसे वापस करना होते हैं, उसके ऊपर हमें बहुत सारा इंटरेस्ट भी देना होता है। फिर बेटे हम लोगों ने एक्सपोर्ट के बारे में समझा क्या था, इंपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है, बार बार इसको हम पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से तैयार किया होगा। तो नेक्स्ट पेज में 31 पे ही बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसे कहते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह की है। अच्छा, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी नाम दिया जाता है, यहाँ पे ट्रेड भी आप लगा सकते हैं। तो एक कंट्री की जो वेल्थ है वो डिसाइड करती है कि वो कंट्री जो है वो कितनी एक्सपोर्ट करता है, कितनी इंपोर्ट करता है। अगर कंट्री के पास वेल्थ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है। जितनी चीज़ें हम ज़्यादा सेल आउट करेंगे, ठीक है, और जितनी चीज़ें हम कम बाय करेंगे वो हमारे लिए, किसी भी कंट्री के लिए, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा कि जिस वक्त एक कंट्री ज़्यादा चीज़ें बाय कर रहे हैं और जो उसकी सेल है उसे कम है, तो उसको हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कह देते हैं। और एक और ऐसा वे है कि एक कंट्री की जो वेल्थ है वो जो ज़्यादा होती है, यानी कि कंट्री की एक और जगह से इनकम ज़्यादा बनती है, दैट इज़ एक्सपेट्रिएट्स। एक्सपेट्रिएट्स किसे कहते हैं बेटा? ये वो लोग होते हैं जो टेम्परेरी बेस या परमानेंटली किसी और कंट्री में सेटल हो जाते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए, जॉब के लिए हो जाते हैं, बिजनेस के लिए हो जाते हैं। तो वो जो एक्सपैट्स हैं, वो जब वो अमाउंट भेजते हैं पाकिस्तान में या किसी अपनी कंट्री में, वो जो पैसे सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी उनके फॉरेन रिजर्व्स बनते हैं, वो भी कंट्री की इनकम के ऊपर ही आते हैं। तो 2001 में $2 बिलियन रुपीज़ जो है पाकिस्तान में एक्सपेट्स ने भेजे थे, एक्सपेट्रिएट्स ने सेंड किए थे। फिर हमने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बेटा पढ़ा था। इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेडिंग तजारत को कहते हैं। तो वो ट्रेडिंग जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, तजारत करता है, उसको इंटरनेशनल ट्रेड हम कहते हैं। तो ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज कैन बी मच लाइक बाइंग और सेलिंग फ्रॉम अ होम फॉर अ होम। जैसे घर के लिए चीज़ें बाई की जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं, इसी तरह से किसी भी कंट्री के लिए भी चीज़ें जो है वो परचेज़ की जाती हैं। फिर उसमें बेटा प्रॉब्लम्स आती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं? दो प्रॉब्लम्स हैं। या आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल मार्केट। तो उसको आप लोगों ने यहीं से देख के आपने बता देना। मैंने आपको नोट्स इसी वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो ये आ जाता है कि अगर एक कंट्री है वो आपकी जो बनी हुई चीज़ है वो चाह रहा होता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा नहीं होता जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो आपको क्या करना होता है कि आपको उसको बाई इन कैश, ठीक है, पैसे दे के आपको परचेज़ करना होता है। बार्टर आप नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। और जब आप कैश में बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो क्या प्रॉब्लम आता है? वो प्रॉब्लम आता है करेंसी का प्रॉब्लम आता है कि एक कंट्री की जो करेंसी है दूसरी कंट्री की करेंसी से डिफरेंट है। तो इनको बाय करना होता है, किस चीज़ में बाय करना होता है? उन्हें जो इंटरनेशनल एक करेंसी डिक्लेयर कर दी गई है वर्ल्ड की तरफ से, दैट इज़ US डॉलर, उसमें करना होता है। लेकिन
कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो यूरो के अंदर जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें 16 की करेंसी यूरो आती है। तो जब ये 16 कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है, जब ये आपस में ट्रेडिंग करती हैं तो ये यूरो के अंदर ट्रेडिंग कर रही होती हैं। तो फिर बेटे ये हमने डायग्राम्स हमने समझी थी कि अगर सऊदी अरेबिया ने जापान के साथ ट्रेडिंग करती है तो वो बहुत डायरेक्ट, उसे हम कह लेते हैं कि वो डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो जो डायरेक्ट ट्रेडिंग है वो किस तरह से है कि जापान के पास इंडस्ट्री है डेवलपमेंटल, उसके पास जो सर्विसेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, मशीनरी हैवी मशीनरी इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो ये जापान डायरेक्टली सऊदी अरेबिया को मशीनरी देते हैं और जापान को इन मशीनरी को रन करने के लिए ऑयल चाहिए होता है, सऊदी उसको ऑयल दे देते हैं। बाज़ औक़ात ये जो ट्रेडिंग है, डायरेक्ट ट्रेडिंग है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती होती है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास जो है उसे उसे ऑयल की भी ज़रूरत है, उसे मशीनरी की भी ज़रूरत है, उसे मैन पावर की भी ज़रूरत है। तो ये डिफरेंट एक इशू कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है जब एक कंट्री को आपसे ऑयल चाहिए होता है लेकिन आपके पास देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आपको उसे बाय करना पड़ता है इन कैश। नेक्स्ट बेटे मैंने आप लोगों को कहा था कि पेज नंबर 33 के ऊपर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो अपनी बुक्स को पेज नंबर 33 से ओपन करें। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आता है, दैट इज़ अबाउट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो है उसको बैलेंस रखे। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने याद भी किया होगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्री अपनी एक्सपोर्ट को और इम्पोर्ट को बैलेंस में रखे, क्योंकि अगर एक कंट्री की जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो उस कंट्री को बारो करना होता है, उधार लेना पड़ता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक और या IMF। ठीक है, तो जब एक कंट्री इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बारो करता है तो उनको वो पैसे रिटर्न करना होते हैं, ना सिर्फ वो जो लोन लिया होता है उसको रीपे करना होता है, बल्कि उसके ऊपर हाई हाई इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पैसे इंटरेस्ट की मद में, सूद की मद में देना होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री जो पहले उधार पे चल रहा है तो वो खिदमात के ऊपर कुछ भी स्पेंड नहीं करेगा, और अगर स्पेंड करेगा तो बहुत कम तादाद में स्पेंड करेगा। उसके स्कूल्स अच्छे नहीं होंगे, स्कूल्स एजुकेशन पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, उस कंट्री की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, वहाँ के रोड्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो वो कंट्री उससे पीछे रह जाएगा। हेल्थ में बहुत ज़्यादा वो कंट्री जो है वो पीछे रह जाता है। उसमें बेटा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक एक्टिविटी है बेटा, ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है। इसमें बताया हुआ है कि आपने जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है वहाँ से आपने जो एक उसका फाइनेंशियल सेक्शन होता है वहाँ पे आपने जाना है और आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपकी जो करेंसी है, आपकी कंट्री की जो करेंसी वो क्या है, और जो $10 है, US डॉलर है, उसका क्या रेट है, स्टर्लिंग 10 स्टर्लिंग किस वो कितने में पाकिस्तानी रुपीज़ में आएंगे, 50 सऊदी रियाल जो होंगे वो कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं, जो जापानीज़ येन है, ईरानियन रियाल है, सिंगापुरियन डॉलर है और 10 यूरोस। ये एक्टिविटी आपने ये भी बना लेनी है कि इतने अगर US डॉलर हैं, 10 US डॉलर हैं तो पाकिस्तान रुपीज़ कितने बनते हैं। ठीक है, तो वो आपने एस्टिमेट लगा देना है कि जो 10 हमारे पास अगर US डॉलर है तो इस वक्त आप देखेंगे कि US डॉलर का क्या रेट चल रहा है, स्टर्लिंग क्या रेट चल रहा है, सऊदी रियाल का क्या रेट चल रहा है, तो आपने इसको एक पेज के ऊपर ड्रॉ करके इसको आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये आपको मैं रिवीजन आज इसलिए करवा रहा हूँ कि आज ही हमारा फाइनल लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। कल हमने चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस करना है बेटा। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसको कल जब लेक्चर में बैठना है तो आप लोगों ने किन किन चीज़ों को सामने अपने पास रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
और ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पे भी, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऐड किया है यहाँ पे ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके नोट्स में हमने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है, इसलिए कि ये एक्टिविटी है तो ये पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसको आप लोगों ने करना ज़रूर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, वाई वेयर वी स्पेंड द बिग शेयर ऑफ आवर वेजेस, हम अपनी तनख्वाहों का ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे खर्च करते हैं? तो वो आपको पता ही है, घर में खर्चा होता है, ग्रॉसरी होती है, फूड के ऊपर लगता है, क्लोथिंग पे आप इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवल पे करते हैं, एंटरटेनमेंट पे करते हैं, हेल्थ के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है, एजुकेशन पे कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन है, और एक कंट्री अपनी दौलत कहाँ से अर्न करता है, ये दो जगह से अर्न करता है। एक तो उसकी आ जाती है, आपको पता है, एक्सपोर्ट्स हैं। दूसरी नंबर पे जो वो लोग जो एक्सपेट्रिएट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके वर्क करते हैं, पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या मतलब है, ये आप लोग आपको पता ही है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेट अगेंस्ट वन अनदर, इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और जब एक कंट्री जो है वो ज़्यादा चीज़ें सेल करता है और बाय कम करता है, दैट इज़ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। और व्हेन अ कंट्री बाय मोर देन इट सेल्स, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया। ये मैंने आपको एक बेटे एक्टिविटी मैंने आपको दी थी कि आपने इसको सॉल्व करके आना है। तो इनमें जो सबसे पहले इजी, जिनको आपको पता होता है कॉलम मैच जब करते होते हैं, तो कॉलम जब मैच करने बेटे जो आपको सबसे ज़्यादा इंश्योर होते हैं, आप उनको पहले कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले जो आपका पाउंड स्टर्लिंग है, ये किसको लेके आएगा, ये ब्रिटेन का है, ठीक है। डॉलर यूएस का है, यूरो यूरोप का है, येन आपका जापान है, रियाल सऊदी अरेबिया। और नेक्स्ट बेटे, आपसे मैंने कहा था कि आपने इनके रेट्स आपने लेके आने, वो आपने नोट किए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट दी सेंटेंसेस। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेट अगेंस्ट वन अनदर इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। और नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है another source uh, of income of a country is the money sent home by the expatriates, वो जो लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं, उनको हम एक्सपेट्रिएट्स हम कहते हैं। In 2001 the Pakistani immigrants sent home about $2 billion, ठीक है, $2 billion इन लोगों ने पाकिस्तान में सेंड किए थे। फिर बेटे MCQs भी रहते थे आपके, तो अब वो आपके सामने है, इनको आपने ये इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, इसके साथ 3 और ऑप्शंस होने थे, वो नहीं लिखे हुए आपके सामने, मैंने यही वाले जो उसका करेक्ट आंसर है वही दिया हुआ है। द कमोडिटीज वी बाय आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आना है तो उसमें थोड़ा सा आपने ये चीज़ों को देखना है कि इसके साथ साथ आपको 2-3 ऑप्शन और भी आए होंगे, ठीक है। तो जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट आ सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ सकता है, नन ऑफ दीज आ सकते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास द प्रोडक्ट्स दैट वी सेल्स टू अदर कंट्रीज, वो चीज़ें जो हम दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं उनको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब इसकी जगह पे आपको ऑप्शन बी इंपोर्ट्स आ सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आ सकते हैं, बारगेन आ सकते हैं, बार्टर आ सकते हैं, कुछ भी इसके साथ ऑप्शन आ सकते हैं। द वेल्थ ऑफ अ कंट्री कम्स लार्जली फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट्स, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स and import set against one another is called the balance of payment। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके एमसीक्यूज नंबर 5 है, व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड्स इनकम, जिस वक्त आपके अखराजात आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कहते हैं। और जब इनकम आपके एक्सीड करती है एक्सपेंसेस से तो उसको हम पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कहते हैं जी। फिर नंबर 7 पे बेटे, एक्सपेट्रिएट्स ने कितने पैसे पाकिस्तान भेजे, $2 बिलियन।
और एक कॉमन करेंसी जो यूरोपियन यूनियन की है वो तो यूरो है, उसको ट्रेडिंग करेंसी भी कहते हैं। ये जो ट्रेडिंग करेंसी है, इसके बाद जो सेकंड करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, दैट इज़ यूएस डॉलर। यानी कि जब यूरोपियन कंट्रीज़ अपने ट्रेडिंग करेंसी के अलावा किसी और करेंसी को यूज़ करते हैं तो वो यूएस डॉलर को यूज़ कर रहे होते हैं। यूरोपियन यूनियंस के कितनी कंट्रीज़ हैं? वो 27 है। और यूरोपियन यूनियन जो यूरो ऑफिशियल करेंसी है वो कितनी कंट्रीज़ की है? 16 कंट्रीज़। जापान बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है। ये बेटे आपके एमसीक्यूज भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब आप लोगों ने बेटे इस पूरे चैप्टर को जिसमें आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, पेज नंबर 33, वहाँ से क्वेश्चन डालेंगे, इसके आंसर्स आपके पास मौजूद हैं, ये आप लिखेंगे। फिर आपने ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आपने लिखना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपने लिखना है। आपने इस जो मैंने आपके सामने एक पेज मैंने दी है जिसमें कॉलम मैचिंग है, जिसमें आपके रेट्स हैं जो आपने बताने हैं, और कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कह लें, इसको आपने मुकम्मल करना है। और एमसीक्यूज हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा हमारा इन एवरी एस्पेक्ट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा। हमने इसको बार बार रिवाइज भी कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने देख लिया है। तो बेटे इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है।